हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गाल्जी बॉडीज़। तो गाल्जी बॉडीज़ के अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गाल्जी बॉडीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो है गाल्जी बॉडीज़ के फेस जो हैं उनकी स्टडी करेंगे और लास्ट पे हम गाल्जी बॉडीज़ के फंक्शंस को देखेंगे। तो फिर हम अपना जो है टॉपिक उसको वाइंड अप करेंगे। जी, सबसे पहले जो गाल्जी बॉडीज़ है इसको अगर आप देखें तो इसको एनिमल की बॉडी के अंदर हम गाल्जी बॉडीज़ या गाल्जी अपरेटस भी कहते हैं, और प्लांट्स की बॉडी के अंदर हम डिक्टायोसोम का वर्ड यूज़ करते हैं। स्पेशली ये जो बोटैनी है इसके अंदर हम इसको डिक्टायोसोम का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसको जो है आम जनरल जो है वो गाल्जी बॉडीज़ का या गाल्जी अपरेटस का वर्ड यूज़ किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसको गाल्जी अपरेटस कहते क्यों हैं। 1898 में कैमिलो गाल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर्ड किया। जब उसने गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर्ड किया तो उसने अपने नेम पे इसी का नेम रखा और इसका नेम रख दिया गाल्जी अपरेटस। जब भी गाल्जी अपरेटस को आपने स्टार्ट करना है या ये लेक्चर जो है आप सुन रहे हैं, तो इससे पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसका नेम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लें, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडीज़ जो हैं ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है जी। इसको समझने के लिए मैं आपको ये सेल की ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू बताता हूँ कि मेरे पास ना 3 सेल्स हैं। ये एक सेल है, सेल नंबर 1, और उसके बाद सेल नंबर 2, और उसके बाद सेल नंबर 3। जो सेंटर, ये दोनों सेल जो है साइडों वाले, ये मैंने आधे आधे शो किए हुए हैं। जो सेंटर वाला सेल जो है ये कंप्लीट है। ज़रा गौर से ज़रा आपने देखना है इस डायग्राम को। मैं इस सेल की जब बात करूं तो इस सेल के सेंटर में यहाँ पे ये रेड कलर का जो मैंने लाइन सी लगाई हुई है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के दोनों साइडों पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 तरह का होता है, एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरे को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपने देखे थे कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल जो हैं वो बर्ड ऑफ होते रहते हैं। छोटे छोटे वेजिकल जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटते हैं और टूट के जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते रहते हैं। ठीक है जी। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये छोटा सा वेजिकल जो है वो यहाँ से निकला और साइटोप्लाज्म के अंदर, ये सारे का सारा रीजन साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस वेजिकल के अंदर क्या हो सकता है। इस वेजिकल के अंदर है जी प्रोटीन। आपके जहन में ये ज़रूर आया होगा कि वो प्रोटीन आई कहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। उन राइबोसोम्स ने ये प्रोटीन की सिंथेसिस की है। प्रोटीन की सिंथेसिस करने के बाद वो जो ये वेजिकल है ये प्रोटीन को लेकर साइटोप्लाज्म में आ गया और साइटोप्लाज्म से ये जा रहा है गाल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है जी, गाल्जी अपरेटस के पास या गाल्जी बॉडीज़ के पास। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक आपको मैं चीज़ बता दूं कि जो गाल्जी बॉडीज़ है ये बनता किससे है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उससे जितने भी वेजिकल निकलते हैं, जो बर्ड ऑफ होते हैं वेजिकल, जब वो वेजिकल आपस में अरेंज होते जाते हैं तो अरेंज होकर वो स्टैक्स बनाते हैं, फ्लैटेंड स्टैक्स। वो स्टैक्स जो हैं वो बाद में सिस्टर्नी बन जाते हैं, और जब बहुत सी सिस्टर्नी आपस में मिलती हैं तो वो बन जाती है गाल्जी बॉडीज़। ये मैंने छोटी सी गाल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर्स बनाया है। अब इसी गाल्जी बॉडीज़ को जो है हम ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं, एक साइड पे जाकर इसको स्टडी करते हैं गाल्जी बॉडीज़ को। ठीक है जी। देखें भाई, मैंने आपको ये बता दिया कि गाल्जी बॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे वेजिकल रिलीज होते हैं और वो वेजिकल अरेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वो जो वेजिकल है वो बने किससे होते हैं? वो वेजिकल बने होते हैं प्रोटीन से, लिपिड से और एंजाइम से। इसका मतलब है अगर आप सिस्टर्नी की कंपोजिशन देखें तो सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम होते हैं। जी, जब आप इस गोल्जी बॉडीज को देखें, आप इस स्ट्रक्चर्स को देखें, तो इस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास दो फेस हैं, एक फेस ये है और एक फेस ये है। ये जो फेस है ना, इसको हम बोलेंगे फार्मिंग फेस, और ये जो इसके ऑपोजिट है इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। फार्मिंग फेस आर आल्सो कॉल्ड सिस फेस, मैच्योरिंग फेस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांस फेस। ठीक है जी, दोबारा यहां पे सुन लें, जब भी आप गोल्जी बॉडीज को देखें तो गोल्जी बॉडीज के दो फेस थे। एक जो है ये अंदर को थोड़ा सा बेंड हुआ है, आपने दो तरह के लेंस जो हैं वो पढ़े होंगे। एक वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस, और एक वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, कनकेव को याद करना जो है, कनकेव लेंस क्या है ये देखें, जो सेंटर से अंदर को बेंड हो और साइडें उसकी मोटी हो उसको बोलते हैं कनकेव, और कन्वेक्स वो होता है जो सेंटर से ऐसे बाहर को निकला होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कनकेव सेंटर से अंदर को होता है? कनकेव वर्ड आपने जहन में रखें, केव से निकला है, और केव का मतलब होता है गार। जब भी आप किसी पहाड़ को देखते हैं, गार जो है पहाड़ के अंदर ऐसे अंदर को बेंड हुई होती है, अंदर को बनी होती है, तो केव से कनकेव ये भी अंदर को ही ऐसे बेंड हुए होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास गोल्जी बॉडीज का ये जो फेज है ये अंदर को बेंड हुआ है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये कन्वेक्स फेज है। ये जो फेस है इसका ये कौन सा है? कनकेव। और ये जो ऊपर है, ये जो बाहर को निकला होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। ठीक है, अब तीन फिर नेम हो गया एक फेस के। कन्वेक्स फेस भी कहते हैं, फार्मिंग फेस भी कहते हैं, और सिस फेस भी कहते हैं। इसी तरह उलट जो है इसको कनकेव फेस भी कहते हैं, मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, ट्रांस फेस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जब आप कन्वेक्स रीजन को देखते हैं तो इसको हम सिस फेस भी कहते हैं और इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको सिस फेस नहीं कह सकते, ट्रांस उसको नहीं कह सकते? नहीं, सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है ऑपोजिट। मैंने पहले बताया कि जो गोल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन सी टाइप से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहां पे जरा सुने, ये गोल्जी बॉडीज है, यहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका जो हिस्सा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे होगा उसको हम बोलेंगे सिस फेज। समझ आ गई है? ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे है, इसको सिस, और जो इसके ऑपोजिट होगा उसको ट्रांस फेज कहते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि गोल्जी बॉडीज का जो सिस फेज है, इधर से नए वेजिकल जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट कर आते जाते हैं, और इधर से जो है ये गोल्जी बॉडीज खत्म होता जाता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि गोल्जी बॉडीज एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है, एक साइड से बनती जा रही है, दूसरी साइड से खत्म होती जा रही है, क्योंकि जितने भी वेजिकल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट कर आकर इधर से ऐड होते जाएंगे, तो इधर से गोल्जी बॉडीज के वेजिकल टूट के आगे निकलते जाएंगे। गोल्जी बॉडी से जो वेजिकल निकल के आगे जाएंगे वो क्या होंगे? वो लाइसोसोम हो सकती है, पराक्सीसोम, ग्लाइक्सोसोम, इसके अलावा और बेशुमार पैकिंग्स जो हैं हम फंक्शन में बात करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है जी, तो फिर इंट्रोडक्शन में डिस्कवरी भी मैंने आपको बता दी, मैंने सिस्टर्नी भी बता दी कि वो प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम की बनी होती है। फेस में मैंने फार्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज भी बता दिया कि वो फार्मिंग जो है वो कौन सा है। फार्मिंग वो है जिधर से वेजिकल्स आ रहे हैं, मैच्योरिंग वो है जिधर से वेजिकल बन के निकल रहे हैं। फार्मिंग को ही हम कौन सा सिस फेज भी कहते हैं। सिस क्यों? क्योंकि ये वाली साइड जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे होती है और ये कन्वेक्स होता है। उसके बाद जो ट्रांस है ये चेंज होती रहती है, क्योंकि इधर से
ये वाली वेजिकल है तो ये बन के जब निकल जाएगी तो ये सिस्टर्नी खत्म हो जाएगी, पीछे से नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह जो है हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको बता दूँ, ये ज़रा गौर से सुनना है। ये जो सिस्टर्नी है ना, इसकी ये वाली फार्मिंग फेज है, ये वाली मैच्योरिंग फेज है। ये वाली जो सिस्टर्नी है इसकी ये वाली फार्मिंग फेज है, ये वाली मैच्योरिंग है। ये वाली सिस्टर्नी जो है इसकी ये फार्मिंग है, ये मैच्योरिंग है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप जो गाल्जी बॉडीज है आप उसमें ये नहीं कह सकते कि एक साइड जो है सिस है और दूसरी ट्रांस है। नो, हर सिस्टर्नी की एक साइड सिस है और दूसरी ट्रांस है, हर सिस्टर्नी की, ठीक है। अगर आप एक अलग से एक सिंगल सिस्टर्नी को देखें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सिंगल सिस्टर्नी है, इसकी ये वाली जो फेज है ये है फार्मिंग और ये वाली जो है ये है मैच्योरिंग, ठीक है, सिंगल फेज जो है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसके फेस हो गया। तो फेस के बाद हम चलते हैं सेल की गाल्जी बॉडीज के फंक्शन की तरफ। जब भी आप गाल्जी बॉडीज के फंक्शन की बात करें तो इसका पहला फंक्शन है सेल सिक्रीशंस, ठीक है। आपके पास ना यहाँ पे दो सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स एडजेसेंट हैं। एक सेल से गाल्जी बॉडीज कुछ वेजिकल को पैक करती है, पैक करने के बाद वो वेजिकल सेल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाते हैं। तो ये जो केमिकल सेल मेम्ब्रेन से बाहर आया है इसको हम बोलेंगे सेल सक्रीशन, और ये जो सेल सक्रीशन है ये बेसिकली करती ही गाल्जी बॉडीज है। इसके अलावा बहुत से ऐसे, जिस तरह इंसुलिन प्रोटीन है, अगर आप इंसुलिन प्रोटीन की बात करें, हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड पैंक्रियास वगैरह की बात करें तो उसके अंदर बहुत सी जो इंसुलिन प्रोटीन जब बनेगी तो बनने के बाद आपको पता उसका काम सेल से बाहर है। जब वो सेल के बाहर आएगी तो उसको पैक करना, उसकी ट्रांसपोर्ट करना, उसकी सेल सक्रीशन करवाना, ये सारे का सारा काम ही गाल्जी बॉडीज का है, ठीक है जी। और प्रोटीन बनी कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसका मतलब फिर ये हुआ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी दोनों मिलके काम करते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद है राइबोसोम्स सिक्रीशन। मैंने ये पहले ही चीज बता दी कि राइबोसोम से सिक्रीशन किसकी होती है? प्रोटीन की। और प्रोटीन को पैक कौन करता है? गाल्जी बॉडीज। और गाल्जी बॉडी से फिर वो नेक्स्ट चली जाएगी। उसके बाद है पैक या पैकिंग, किसी चीज की पैकिंग करना। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन जो है ये काफी जो है पॉइंट अहम है कि सेल के अंदर बेशुमार केमिकल्स बन रहे हैं, सेल के अंदर बेशुमार एंजाइम बन रहे हैं। जिस तरह फास्फेटेज एंजाइम है, एटीपी जो है उसके फास्फेट को रिलीज करने के लिए फास्फेटेज एंजाइम यूज होता है। वो जो फास्फेटेज एंजाइम है जब वो बनेगा तो वो इंडिपेंडेंटली जो है आप ये कह सकते हैं कि बगैर पैकिंग के वो कभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर उसको एंटर नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत से एंजाइम जो है साइटोप्लाज्म में डालने से पहले उनको पैक किया जाता है ताकि वो सेल के बाकी कंटेंट को नुकसान ना दें, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा है, जिस तरह पेप्सिन एक केमिकल है, ठीक है। इंटेरोकाइनेज है, सलाइवरी अमाइलेज है, जो आप पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर एंजाइम में, उनकी पीएच वगैरह। तो हमारे पास जो है ये जो जितना भी मैकेनिज्म है इन तमाम की पैकिंग जो है वो भी गाल्जी बॉडीज का काम है। गाल्जी बॉडीज उनको पैक करती है। पैक के बाद आगे है मैमल्स की। मैमल्स वगैरह जितने भी हैं, हम जिसमें इंसान भी शामिल है, ये जो मैमल्स हैं इनकी बॉडी के अंदर वो पैंक्रियास होता है जिसमें सिक्रीशन होती है और उसकी पैकिंग वगैरह भी सारी। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका गाल्जी बॉडीज का, मॉडिफिकेशन करवाना। जब भी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बने, सेल के अंदर लिपिड बने, सेल के अंदर प्रोटीन बने, उनकी मॉडिफिकेशन जो है वो भी काम गाल्जी बॉडीज का है। ये क्या करेगी कि आपके पास ना एक कार्बोहाइड्रेट है जी, कार्बोहाइड्रेट्स है, या उसके बाद है जी लिपिड्स, इसके साथ है जी प्रोटीन। एक लिपिड अकेली कोई काम नहीं करती, वो प्रोटीन के साथ मिलके काम करेगी। जब वो प्रोटीन के साथ मिलेगी तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और जब लिपिड प्रोटीन के साथ मिलेगी तो इसको लिपोप्रोटीन कहेंगे। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगी तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ मिलेगी तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ये जो मॉलिक्यूल के अंदर मॉडिफिकेशन है ये भी किसका काम है? गाल्जी बॉडीज का। कि इस फेज से, इसका जो फार्मिंग फेज है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंटर हुए और एंटर होने के बाद उनको दोनों को मिला के इधर से जो है वो वेजिकल को निकाल दिया। ये आगे मैंने ब्लू कलर की सेल मेम्ब्रेन सी बनाई है और सेल मेम्ब्रेन से उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, इसमें गाल्जी बॉडीज का बेसिक सा फंक्शन, और इसमें कोई इतना जो है मुश्किल तो कुछ भी नहीं है।
तो बेसिकली यहाँ पे अब हम एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पे कि गोल्जी बॉडी से जो वेजिकल निकलते हैं क्या वो हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस में। यस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम, ग्लाइकोसोम, जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए थैंक यू।